नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे संविदा विद्युत कर्मियों की। ये वो कर्मचारी हैं जिन्हें आप जानते तो नहीं, लेकिन इनकी वजह से भीषण गर्मी में आपके घर लाइट होती है। आंधी तूफान तेज बारिश में अगर लाइट जाती है तो रात को खंभों पर चढ़कर या फिर फीडर में या फिर दूसरे ट्रांसफॉर्मर्स में जाकर के ये अपनी जान जोखिम में डालते हैं ताकि आपके और हमारे घरों में उजाला रहे। लेकिन इनकी जिंदगी में कितना अंधेरा है आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। करीब 2400 के आसपास छत्तीसगढ़ में विद्युत कर्मी संविदा पर कार्यरत हैं और इन 2400 संविदा कर्मियों में आप यकीन करेंगे 43 के आसपास काम करते हुए उनकी मौत हो चुकी है। मैं कहूंगा वो शहीद हो चुके हैं क्योंकि वो समाज के लिए, देश के लिए काम कर रहे थे। 100 से ज्यादा उन कर्मचारियों में लोग ऐसे हैं जो खंभों से गिरकर या करंट की वजह से विकलांग हो चुके हैं। किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का कंधा झुलस गया और महज 18-19 हजार रुपए में, 19 हजार रुपए में पिछले 8-9 सालों से यह काम कर रहे हैं। संविदा पर हैं, अब ये मांग कर रहे हैं कि हमारा नियमितीकरण कर दीजिए भाई। आपके पास बहुत सारे पद खाली हैं, इनका नियमितीकरण नहीं हो रहा है। ये मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए सेवा शर्तें जो हैं वो थोड़ी अच्छी बना दीजिए। वो भी काम नहीं हो पा रहा है, इनका संविलियन भी नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी दिक्कतें इनके साथ है और अब ये आंदोलन कर रहे हैं। अब जब ये आंदोलन कर रहे हैं तो एक और चीज निकलकर सामने आई कि भाई आप या मैं अपनी बेटी या बहन का रिश्ता लेकर के अगर कहीं जाएं और मुझे पता चले कि सामने वाला लड़का 19 हजार कमाता है, वहां तक तो ठीक है, कोई सामान्य या सामान्य निम्न सामान्य वर्ग का परिवार होगा तो सोचेगा ठीक है 19 हजार में भी भाई काम चला लेंगे, अब क्या करें। लेकिन अगर मुझे यह पता चल जाए कि किसी का रिश्ता मुझे अपनी घर की बेटी का किसी से करना है, वो इतना जोखिम भरा काम करता है कि किसी भी दिन उसके साथ हादसा हो सकता है, उसकी जान जा सकती है या वो विकलांग हो सकता है, तो क्या होगा। यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि 2400 ये जो कर्मी हैं, इनमें से आधे से ज्यादा इसीलिए कवारे हैं क्योंकि लोग इन्हें अपनी बेटियां नहीं देना चाहते कि इतना खतरनाक काम करते हो भाई, आपकी जिंदगी का ठिकाना नहीं, हम अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। लेकिन ये जिंदगी खराब किए बैठे हैं आपके और हमारे घर के उजाले के लिए, पर विद्युत विभाग इनकी जिंदगी में एक दीपक तक जलाने को तैयार नहीं। तो इन्हीं मजबूर कर्मचारियों की उठाते हैं आवाज। शुरू करते हैं आपकी बात। कर्मचारियों का दर्द उन्हीं की जुबानी आपको सुना देता हूं। जो बातें मैंने कही एक बार तस्दीक भी हो जाएगी आपको कि मैं जो कह रहा था वो ठीक है या नहीं। वो क्यों हड़ताल कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, जरा सुनिए। वजह एक ही है, आज हम मजबूर हैं तो यह शासन और प्रबंधन की व्यवस्था के कारण मजबूर हैं। हम भी नहीं चाहते कि बिजली वहां बंद है और काम न करे। आज हम जिस प्रवृत्ति काम कर रहे हैं उस प्रवृत्ति का हमको न्याय मिलना चाहिए, उस प्रवृत्ति का हमको बीमा पॉलिसी में उनका मतलब समायोजन होना चाहिए। अभी तक पिछले 10 साल और 8 साल में 43 लोगों की मौत हो गए हैं, अपंग 60 से 70 लोग हो गए हैं, लेकिन किसी को अभी तक 2 से 4 लोगों को अनुकंपा मिला है और 5 से 10 लोगों का ही अनुकंपा राशि मिला है और कुछ नहीं मिला। बिजली विभाग बस छलावा करते आ रहा है और कुछ नहीं। सर संविदा में सर्विस करते हुए 10 साल हो गए सर। अब पूछने पे बताने पे यही है कि आप 10 साल में अभी तक रेगुलर नहीं हो पाए हैं, तो आगे आपकी क्या उम्मीदें हैं। यही एक मुख्य वजह है कि अभी तक हम लोगों की शादी नहीं हो पा रही है। संविदा नौकरी है सर, कब भी हमारा जितना ताने जान मान की हानि कभी भी हो सकती है सर। इसमें जब भी हम लोग खंभा चढ़ते हैं उस टाइम में सर ऐसा सोचकर चढ़ते हैं कि आज जिंदा वापस आएंगे कि नहीं वापस आएंगे। और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अब सरकार को घेर रही है और बड़े गंभीर आरोप लगा रही है। बीजेपी कांग्रेस को उसके वक्त की याद दिला रही है। दोनों के बयान सुनिए। आज लगातार देख रहे हैं विभिन्न वर्गों के जो हड़ताल हो रहे हैं, लंबे लंबे समय तक हड़ताल हो रहे हैं। सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बात करने नहीं जाते। लोग जो है आज उनको माला में पटक दिया गया है, वहाँ आंदोलन हो रहा है, कोई देखने वाले भी नहीं। अभी आज पूरे प्रदेश के कोटवारों के द्वारा भी आज हड़ताल कर दी गई है। रोज देख रहे हैं हम लोग कोई न कोई कर्मचारी संगठन, कोई न कोई इस तरह से सरकार से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं या अन्य और भी हैं, वो लोग आज सरकार के कार्यों से संतुष्ट होकर के सब आज सड़क में उतर रहे हैं। सड़क में आज सरकार के खिलाफ आज लड़ाई लड़ रहे हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में जनता को, कर्मचारी को, अधिकारी को अपने नियोजक से अपनी तकलीफ कहने का, अपनी मांग रखने का अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है।
और ऐसी स्थिति में जो मैनेजमेंट होता है उसको ध्यान देना पड़ता है कि वो मांग सही है, कितनी सही है, कहाँ तक सही है, उस पर वो ध्यान देती है, उस पर विचार करती है। लोकतांत्रिक अधिकारों के अंतर्गत कर्मचारी अगर अपना हड़ताल कर रहे हैं तो सरकार भी संवेदनशीलतापूर्वक, विभाग संवेदनशीलतापूर्वक उस पर विचार करेगी, उसका समाधान खोजेगी। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल। विद्युत संविदा कर्मियों ने शुरू किया रण, जान हथेली पर रखने वाले मांग रहे नियमितीकरण। 100 से ज्यादा हुए विकलांग, 43 की हुई मौत, खतरे वाली नौकरी, कम सैलरी से नहीं हो पा रही शादी। कांग्रेस बोली कर्मचारियों से किए गए झूठे वादे, बीजेपी बोली कर्मचारी के हित सबसे ज्यादा हमने साधे। छत्तीसगढ़ में विद्युत संविदा कर्मी मांग रहे नियमितीकरण, 43 की मौत, 100 विकलांग, कब पिघलेगा विभाग का मन। ये आंकड़े हो सकता है एक दो ऊपर नीचे हों, क्योंकि आंकड़े बड़े अलग अलग होते हैं, लेकिन हाँ यह जरूर है कि लगभग ये आंकड़ा है जो हमें इन कर्मचारियों ने दिया है। अब मैं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमानों का रुख करता हूं। तो बोलना चाहिए ना हम। तो जाहिर सी बात है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये रिक्त पदों पर अपनी नौकरी की, पक्की नौकरी की मांग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आज से कर रहे हैं, ये 10 साल से काम कर रहे हैं। ये लोग 10 साल से खंभों पर चढ़कर, ट्रांसफार्मर को सुधार कर, खेती किसानी के लिए बिजली की व्यवस्था करना, तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं, लेकिन इनकी अभी तक बातें पूरी, मांग जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका तारुफ करा देता हूं, सीधे डिबेट को शुरू करते हैं। हमारे साथ हरिचरण साहू जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के। हरिचरण जी, स्वागत करता हूं आपका। मेरे साथ अनिल द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले साहू जी आपके पास आता हूं, जरा मुझे ये बताइए कि क्या समस्याएं आपकी हैं, और भाई अभी ये कहा जाएगा कि संविदा कर्मी हो तो आपको क्या पैसे बढ़ाने हैं, आपकी क्या नियमितीकरण होना है, आपकी तो सेवा शर्तें ही अलाउ नहीं करती कि आपको नियमित किया जाए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मेरा आप सभी को नमस्कार सर जी। सर, हमारा एक ही मांग है, आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं, पिछले 12 दिनों से हम लोग हड़ताल पे हैं। तो सर मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ आप पत्रकार के माध्यम से कि सर हमारा जो भर्ती होता है वो सिविल सेवा अधिनियम 2012 के तहत किया जाता है, और जब हम जॉब करते हैं जो वो फैक्ट्री ट्रेड के अंतर्गत आता है। मतलब बोलना चाहिए एक खतरनाक तरीके से जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री एक्ट के तहत। तो मतलब हम जब भी नियमितीकरण की मांग को लेकर हम जाते हैं वहाँ पे, तो हमको बोलते हैं कि आप 2012 अधिनियम के तहत आए हैं, और लेकिन हमको जो कार्य प्रकृति कराया जाता है वो फैक्ट्री एक्ट के तहत कराया जाता है सर। तो ऐसे में हम किसके पास जाएं? लेकिन साहू जी मुझे यह भी बताइए कि अभी तक सरकार से आपकी कोई बात हो पाई है क्या? नहीं, मैं सर हम लोग सरकार से बात करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं सर। अगर दोनों पक्षों की, जैसे कांग्रेस और भाजपा सरकार जो भी अभी वर्तमान में शासित प्रदेश है, तो सर मैं दोनों पक्ष से यही हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग का अभी आज नहीं तो कल हम लोग का वार्ता कराएंगे सीएम साहब से, या जिनसे भी कराएंगे तो हम उनसे बात करेंगे, अपनी समस्या को रखेंगे। अभी तक हमारा बस चेयरमैन साहब से ही बात होता है, और चेयरमैन साहब बस गोल मटोल बात घुमाते हैं और बोलते हैं कि आपका जो बोलना चाहिए नियमितीकरण आपके ऑर्डर में लिखा ही नहीं है, बोलते हैं। तो आप बताइए सर, हम जो कार्य प्रकृति कर रहे हैं, स्थायी प्रकृति का हमारा काम करने का वो है, तो कैसे करें सर, हम लोग बताइए ना। और पहली बात आपको एक चीज बताना चाहता हूं सर, कभी भी हम लोग हड़ताल करते हैं, हड़ताल करने के बाद हमको मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, हमारे बिजली विभाग के बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा, लेकिन कभी भी हम लोग को ये नहीं बोला जाता कि आप लोग का नियमितीकरण का प्रोसेस सरकार के पास भेज दिया गया है। अभी कितने पद खाली और हैं? हमारे जो काम करने का तरीका है सर, बस दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। जी, विद्युत विभाग में कितने पद खाली हैं इस वक्त? जी, अभी कम से कम 6000 पद खाली है सर हमारे विद्युत विभाग में। हाँ, और हम लोग 2471 लोग कार्य करते हैं। अगर कंपनी चाहेगी तो हमको समायोजन करना चाहेगी तो कर सकती है, लेकिन कंपनी को तो पैसा कमाना है ना सर, इसीलिए तो हमको संविदा एक्ट में भर्ती लिया है ना सर, और काम कराती है ठीक ट्रेड है उसमें अधिनियम में सर। ठीक है, चलिए ठीक है, फैक्ट्री एक्ट लगता है उसमें। ठीक है।
मेरे साथ और इस वक्त बात करेंगे सर। पहली बात तो ये है कि सर, और बात जी मैं दोनों आऊंगा। पक्ष से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा जो हमारी जो मांग है नियमितीकरण की, आप सरकार के पास रखिए और हमें मिलाइए। हम जरूर अपने पक्ष रखेंगे और स्थगन करने की बात जो भी रहती है, जैसे कंपनी हमको बोलता है स्थगन कीजिए बोल के, लेकिन हम जो हमारी जो वर्तमान में शासित का भाजपा शासित वो है, तो हम उनके सामने अपने परेशानी को रखेंगे और हमारा जो मांग है उसके साथ विचार किया जाए। विचार करने के बाद ठीक है, हमें स्थगन करने में कोई परेशानी नहीं है और न्यूनतम वेतन में काम करते हैं सर। पहली बात ठीक है हरिचरण जी, आऊंगा आपके पास दोबारा। हरिचरण जी दोबारा आऊंगा आपके पास। हरिचरण जी दोबारा आऊंगा। और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए। राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत कर लेता हूं। धनंजय ठाकुर साहब वरिष्ठ नेता प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए, उनको स्वागत कर लेता हूं। धनंजय ठाकुर साहब, इस जुर्म में तो आप भी शरीक रहे, 5 साल तो आप ही थे, तो बड़े गुनहगार तो आप भी हो गए साहब। लेकिन ठीक है, अब आप विपक्ष में हैं तो कुछ आपके पास रियायत है, पर ये इन लोगों का साथ ऐसा शोषण क्यों हो रहा है साहब? ये शादी नहीं हुई आधे से ज्यादा लोगों की इनकी, इसलिए नहीं हो रही कि कौन अपने घर की बहू बेटी या बहन देगा इनको, जिनकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। सरकार इन्हें अपना मानती नहीं, जब चाहो खंबे पे चढ़ा दो। करंट लगने से कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई विकलांग हो चुके हैं। 19,000 में काम कर रहे हैं, 6-7 हजार पद खाली, और ये 2471 लोग हैं। इनको 10 साल 9-10 साल बाद भी इनकी भर्ती के लिए नियमित व्यवस्था नहीं हो पा रही। क्या कहेंगे? देखिए बिलाजी, आपने मुझसे कहा कि आप लोग भी दोषी हो, तो भाई हमने नहीं कर पाया परमानेंट नियमितीकरण, तभी तो रमन सिंह जी, विष्णु साय जी और ओपी चौधरी जी मंच में जाके 100 दिन में करने का वादा किए थे और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी बताए थे कि उनकी सरकार बनेगी तो 100 दिन में नियमित कर देंगे। स्टाम्प में लिख लो, ये वादा है नरेंद्र मोदी जी का। विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, जुमला नहीं सुनाते हैं। तो भाई आज तो 2.5 साल हो गया। ठीक, हम पे आरोप लगाना था, मंच में उन्होंने लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नेताओं ने। अब बताना चाहिए, विष्णुदेव साय जी ने तो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को फाल्स बता दिया, मोदी जी को झूठा बता दिया। और रमन सिंह जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, मलाई खा रहे हैं। ओपी चौधरी जी मंत्री हैं, मलाई खा रहे हैं। और जिनसे वादा किया गया था उन पे लाठियां चलवा रहे हैं, उनकी नौकरी छीना जा रहा है बिजली कर्मियों से। ठीक है, तो आपने गारंटी दिया है, आपने नियमित करने का वादा किया है, तो आपने किया क्यों नहीं? इनको बार बार आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और जब आंदोलन करते हैं तो अब इनको नौकरी से निकालते हैं। ठीक तो है, सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी विष्णु साय जी की है, डॉक्टर रमन सिंह जी की है, ओपी चौधरी जी की है। बताए ना भाई मोदी जी की। और सबसे बड़ी बात, इस पे तो सवालों का जवाब मोदी जी को भी देना चाहिए कि आपकी गारंटी का क्या हुआ, आपकी गारंटी को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? विष्णु साय जी क्या नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित करने में तुले हुए हैं, जो इस युवाओं को भटकाया जा रहा है? ठीक है, वादा किया पूरा करिए आप। ठीक ठीक ठीक, चलिए मैं राजीव जी के पास करना पड़ रहा है। राजीव जी क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा जो आप इनके टेंट लगे हुए उसमें जा करके बोल करके आते थे, ओपी चौधरी साहब और तमाम लोग। ये तो कर्मचारी जो भी आता वो यही कहता है कि ये आते थे और हमको बोल के जाते थे, भाषण देकर जाते थे कि हम आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। भूल गए सर, 2.5 साल में ही भूल गए। अभिलाष जी, 238 प्रकार के अनियमित कर्मचारी हैं, जिसमें अतिरिक्त कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और तमाम तरह के अलग अलग कर्मचारी, और उनकी जैसे मांग थी तो उनको समायोजित किया जाएगा। हमने शिक्षा कर्मियों को किया। अभी मेरे मित्र धनंजय जी बड़ी लंबी तकरीर कर रहे थे, ऐसी तकरीर, ऐसी शानदार तकरीर। 5 साल 2001 से लेकर 2003 तक भी उनकी सरकार थी, अभी 2018 में भी उनकी सरकार थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का एक प्रावधान आया है, हम बड़े बाध्य है कि अनियमित जो जितने प्रकार के अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारी सरकार जब ये हमारे कर्मचारी बंधु जब, और देखिए एक अभिलाष जी मैं बता दूं, हमारी संस्था भी है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय मजदूर संघ, जो मजदूरों के हित में, कर्मचारियों के हित में कार्य करती है। और हमारा भी एक बहुत बड़ा फेडरेशन है जो विद्युत विभाग हो, वन विभाग हो, रेलवे में है। तो हम भी बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक चाहते हैं कि कर्मचारी बंधुओं की जो भी मांगे हों
सैलरी बढ़ाने की बात हो, मानदेय बढ़ाने की बात हो या काम के घंटों की बात हो, बिल्कुल हम साथ में हैं। और साथ साथ एक बहुत बड़ा वर्ग कर्मचारी बंधुओं का हमारे साथ में है, जिसके कारण हम आज बैठे हैं सरकार पर। बिल्कुल उनका योगदान है। लेकिन जहां तक इस विद्युत विभाग के मामला है तो इसमें बिल्कुल देखना पड़ेगा। हमारी विष्णुदेव जी की सरकार है, संज्ञान लेती है, वे सरल मुख्यमंत्री हैं और बिल्कुल अगर ध्यान आएगा तो कौन सी विसंगति है जिसके कारण इनमें नियमितीकरण नहीं किया जा सकता या इनका इंश्योरेंस। सर आधा समय निकल गया राजीव जी, समस्या है, अभी तक आपने ध्यान ही नहीं दिया। समस्या है और उस वक्त ये धरना देते थे, कह रहे हैं राजीव जी, ये उस वक्त धरना देते थे, कम संख्या में भी देते थे। बिल्कुल ध्यान है, संज्ञान है। और आपको बता दो, जो शिक्षा कर्मी थे ना अभी तो उनका भी 10 साल तक आंदोलन चलता रहा। बहुत सारी अभी भी चल रहा है डीएड वालों का रिपोर्ट आई। डीएड वालों का अभी भी चल रहा है। तो विद्युत पे मैं बता रहा हूं। चलिए साहू जी एक मिनट, साहू जी आऊंगा, साहू जी आऊंगा, अभी और भी मेहमान है मेरे पास। साहू जी जरा ध्यान रखिए, एक मिनट, मैं जल्दी आऊंगा आपके पास ही। अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, आप ही के हित की बात करने के लिए हमने उन्हें आमंत्रित किया है। अनिल जी, मैं ये जानना चाहता हूं, ये कर्मचारी जो हैं, जो सबसे खतरनाक काम करते हैं साहब, कम से कम मतलब कहते हैं ना कि आप इंसानियत का तो कोई तकाजा होता है ना, ठीक है सरकार और प्रशासन के नियम कायदे हो सकते हैं, पर जब पता है कि भाई ये 2-2.5 हजार लोगों में से 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो विकलांग हो गए हैं, 40-50 लोगों की मौत हो चुकी, इतना खतरनाक काम करने वाले भी अगर मजबूर हैं अपने हक के लिए, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए एक बहुत अच्छा शेर है कि मेरे हिस्से हक आया ही नहीं, हम सिर्फ फर्ज निभाते चले गए। तो ये जो इतने कर्मचारी हैं जो बिजली विभाग के जो आंदोलन कर रहे हैं, कई सालों से वो काम कर रहे हैं, संविदा में काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक परमानेंट नौकरी मिले, जो संविदा नियुक्ति है उस पर भी विचार हो, और जो अनुकंपा नियुक्ति के केस हैं, जब माता पिता खत्म हो जाते तो उनके बदले कोई नौकरी मिलती है, वो केस भी पेंडिंग पड़े हैं। तो ये सारा मानवीयता का मामला है, ये सब सरकार के अधीनस्थ रहने वाला मामला है। देखिए, कभी विद्युत मंडल एक बहुत बहुत अच्छा बड़ा डिपार्टमेंट हुआ करता था, बाद में सरकार ने उसको 5 कंपनियों में बांट दिया। अब जब कंपनियों में बांट दिया तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी कंपनी के हिसाब से हो गए। तो दिक्कत यह है कि अब काम लेना है कर्मचारियों से तो आप काम ले रहे हैं, और विद्युत मंडल ऐसा नहीं है कि लॉस में है, बहुत बड़ी कंपनी है और बिजली विभाग हमेशा प्रॉफिट में ही रहने वाला विभाग है। तो ये सरकारों को इसका निदान निकालना चाहिए। 2.5 साल से ज्यादा हो गए, अब कर्मचारी भी समझते हैं कि अब समय आ गया सरकार पे प्रेशर बनाने का, तो अब आंदोलन पे उतर आए। और जब जिसकी सरकार होती है वो कहीं ना कहीं उनकी मांगे पूरी नहीं कर पाते और विपक्ष में दमदारी के साथ सवाल उठाते हैं। मुझे याद है पिछली सरकार का एक मामला, एक सरकार के नजदीकी व्यक्ति के बेटे को बकायदा विज्ञापन जारी करके वहां परमानेंट नौकरी दे दी गई। जब एक व्यक्ति के लिए आप इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, तो ये जो 250-300 कर्मचारी हैं, वो उनके लिए सरकार पहल क्यों नहीं कर सकती? और इसलिए इस तरह की जो असमानताएं हैं उनको खत्म करने की जरूरत है। मानवीयता के आधार पर आप उनको नौकरी दीजिए, उनको परमानेंट कीजिए। उनका परिवार है, कुछ लोगों को अपना परिवार बसाना है, कुछ का परिवार है, कम सैलरी में परिवार चल नहीं पाता है, आखिर काम तो आपको लेते ही रहना है। तो थोड़ी मजबूरी सरकार की यह है कि कंपनियां जो है वो कंपनी हो गई हैं सरकार से हट करके, विभाग से हट करके, लेकिन फिर भी है तो सरकार के अधीन ना। कोई एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना करके इन कर्मचारियों की मांगों को कैसे भी करके पूरा करना चाहिए। और कर्मचारियों का ये काम है, वो धैर्य देखते हैं, वो आत्मविश्वास रखते हैं। इतने साल से वो इंतजार कर रहे थे, पिछली कांग्रेस सरकार में हो नहीं पाया, अब भाजपा सरकार ने वादा किया था। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार वादे पूरे नहीं कर रही है, आप देखिए लगातार वादे पूरे होते जा रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों के जब विलीनीकरण की बात है, वो भी पूरा होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, वो देखिए, राजनीति में वोट बैंक बहुत मायने रखता है और जनता की आदत होती है कि वो भूल जाती है, उसकी याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। तो आज यदि आप परमानेंट कर देंगे, 2.5 साल के बाद फिर वो कुछ मांग लेकर के उठेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस रणनीति में है कि चुनाव होने के 1 साल पहले इन्हें परमानेंट किया जाए, सारे बारातें, उसका फायदा सरकार को राजनीतिक सारे पटाखे दुल्हन के घर के सामने फोड़े जाएं ताकि बारात बहुत धूमधाम से आई ऐसा नजर आए। साहू जी,
ये पटाखे फूटेंगे, जब तक लड्डू बटेंगे तब तक तो पता नहीं कितने लोगों के घर पे के दिए चिराग बुझ चुके होंगे, कितने परिवारों के घर के। क्या कहेंगे आप? और मुझे ये बताइए कि जितने लोगों की डेथ हुई है, जिन्हें मैं शहीद कहता हूं सीधे तौर पर, उन शहीदों को सब परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिल पाई है या नहीं? मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता सर ने बोला एक चीज कि जिनको 10 वर्ष पूर्ण हो गए उसको हमारे जो बोलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 वर्ष जिनको पूर्ण हो गए उनको रेगुलर नौकरी दिया जा रहा है बोल के। ये बताइए सर, हम 450 लोग को 10 साल हो चुके हैं और कंपनी की एजेंडा 6 साल की है, तो हमको नियमित क्यों नहीं किया गया सर? ये मैं पूछना चाहता हूं हमारे भाजपा शासित प्रवक्ता सर से। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल। और रही बात रेगुलाइजेशन की, कंपनी हमको चाहती नहीं है, कंपनी हमको चाहती नहीं है रेगुलर करना, क्योंकि उसको दुगना इनकम करना है। और पहली बात, जब वो फील्ड में उतरेंगे ना तब समझ आता है कि क्या हम लोग के ऊपर आफत आती है। वो तो बस एसी में बैठकर काम करते हैं ना, हम तो आपका लाइन चालू से लेकर हर चीज आपूर्ति पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन वो तो कभी नहीं समझते हैं ना। और रही बात कितने मृत्यु हो गई हैं, कितने शहीद हो गए हैं, कितने को नौकरी मिला है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 43 लोग हमारे अभी तक शहीद हो चुके हैं। उसमें से कुछ लोगों को अनुकंपा नौकरी मिला है, कुछ लोग को राशि मिला है, और 63 से 65 लोग ऐसे विकलांग स्थिति में है जो अभी घर में बैठे हुए हैं। तो और कंपनी के पास हम जब जाते हैं लेकर संगठन के माध्यम से, तो हमको यही बोला जाता है कंपनी के द्वारा कि आप जो काम किए हैं खुद के परमिट से किए हैं, खुद के तकलीफ मतलब बोलना चाहिए खुद के मतलब स्वयं से दुर्घटना हुआ है बोला जाता है। कभी ये नहीं बोला जाता कि आपको हमने प्रेशराइज करके परमिट लेने के लिए बोला है कि उसके द्वारा आपका दुर्घटना हुआ है बोल के। आप लोगों के, नहीं बोला आप जाता, लोगों के बस पास हमारे साथ छलावा किया आप लोगों जाता के है। पास और सुरक्षा के व्यापक उपकरण होते हैं, टूल्स कंपनी देती है कि वो भी नहीं देती? जब आप चढ़ रहे होते हो बारिश में खंभों पर, यार कंपनी सब चीज बेचती है। हाँ जी नहीं, कंपनी सब चीज बेचती है, लेकिन जो हमारे छत्तीसगढ़ में इतने सारे बड़े बड़े सर्कल हैं, हाँ। डीसी है, डिवीजन है, वहां पहुंचता है, लेकिन वहां के जो डिवीजन के बड़े अधिकारी रहते हैं वो हमको पूर्ण रूप से हाँ। उपकरण नहीं देते। वो बोलते हैं कि हमें ऊपर वाले नहीं देते। तो सर मैं अगर डीसी में काम कर रहा हूं तो मैं तो डीसी के जेई को जानूंगा ना, वितरण केंद्र को, ना कि मैं तो सी साहब के पास कंप्लेन लेके आऊंगा। ठीक है, मेरे पास कंप्लीट उपकरण ही नहीं है तो मैं कैसे काम करूंगा? ठीक है साहू जी, ठीक है। और एक बात और बताना चाहता हूं सर, थोड़ी सी जी एक बात और बताना चाहता हूं, हमको परमिट लेने की अथॉरिटी नहीं है बिजली विभाग में। हमारी जो स्थायी प्रकृति की जो काम है उसमें हमको जो बोला जाए जमीन में काम करने के लिए लिया गया था, लेकिन अभी एक ऐसा नियम बनाया गया है मानव संसाधन नीति 2025 के तहत हमको बोला गया है कि आपको परमिट लेना है, मुख्यालय देखना है। आप ये बताइए साहब, जो सहायक लाइनमैन है उनको 58,000 से 70,000 जो सैलरी मिलता है और हम 19,000 में उनका काम करें, ये कहाँ का अनुचित न्याय है? ये बताइए ना। न्याय नहीं है, सीधा धंधा है भाई। और जब हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कंपनी धंधा कर रही है। नहीं और हमारा जब एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता तो बोलते हैं कि आपकी गलती, आपको परमिट लेने की अथॉरिटी किसने दिया? तो आप बताइए हम अपने न्याय के लिए किसके पास जाएंगे? सरकार के पास तो जा नहीं सकते। ठीक है साहू जी, जाएंगे तो हमको बस ठीक है साहू जी के पास। धनंजय जी, ये बड़ा दुर्भाग्य देखिए, और ये सब जानते हैं, और ऐसा नहीं है कि राजीव जी को नहीं दिखता होगा खंबे पर काम करता हुआ ये जो संविदा कर्मी है, या बीजेपी के किसी नेता को नहीं दिखता होगा, या इनके कर्मचारी प्रकोष्ठ के लोगों को नहीं दिखता होगा, पदाधिकारी को नहीं दिखता होगा। इनके पास तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमें तो दिखता है कि बिना किसी ग्लव्स के, बिना किसी हेलमेट के, बिना किसी शूज के, बिना किसी शॉक प्रूफ कपड़ों के लटका होता है वो बेचारा, बारिश में कर रहा होता है किसी के खेत में ट्रांसफार्मर बैठ करके रात को ठीक टॉर्च की रोशनी में। तो कम से कम आप कुछ और दे नहीं सकते? जो जिसका पैसा सरकार दे रही है वो पहुंच रहा है नहीं, उसकी तो निगरानी कर लें, उससे इन लोगों के कम से कम जिंदगी तो बचा लीजिए, मत दीजिए भाई पैसा। पर ये वो भी नहीं हो रहा है यहां पर। क्या कहेंगे आप? देखिए बिलास जी, मैंने तो चुनावी वादे से शुरुआत की है ना। इनकी सारी समस्याओं का जड़ जो है इनको संविदा होना है, और नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दिया था अगर इनको नियमित कर दिया जाए तो इनको सुरक्षा के सारे चीज मिलेंगे। अनुकंपा नियुक्ति का मसला जो है उसमें शामिल हो जाएगा, इनको बीमा पॉलिसी मिलेगी, बेहतर वेतन मिलेगा और सुरक्षा मिलेगी।
सवाल ये उठता है जब इनको नियमित करने की बारी आती है तो सरकार में बैठे लोग कहते हैं कि वो कंपनी है और कंपनी वाले इनके साथ जो व्यवहार करते हैं तो वो इसी कंपनी में एक लाइनमैन सरकारी है परमानेंट, उसी कंपनी में विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सरकारी है, और जब संविदा कर्मियों को नियमित करने की बारी आती है तो कंपनी का राग लापा जाता है। तो सरासर धोखाबाजी किया जा रहा है इनके साथ ना। ठीक है, आप उनको सुरक्षा दे नहीं रहे हैं, उनके साथ दुर्घटना होने पर ना कंपनी उसके साथ खड़ी हो पा रही है ना सुरक्षा कवच दे पा रहे। मतलब ये चाहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया है जिन लोगों से, वो इतने परेशान हो जाए, इतने हताश हो जाए, इतने डर जाए कि वो नौकरी छोड़कर चले जाए और नरेंद्र मोदी जी झूठा साबित होने से बच जाए। ये इनकी नीति समझ में आ रही, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हम तो मांग कर इनको परमानेंट करिए और नरेंद्र मोदी जी की इज्जत बचाए विष्णु साय जी जिन्होंने गारंटी दिया था, और सारी समस्या का निराकरण इनके परमानेंट होने पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं इस पूरे मामले पर राजीव जी आपके पास। राजीव जी मेरे सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा। राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि समान काम के लिए आपको समान वेतन देना होगा। काम आप इनसे जानवरों की तरह लेते हैं, पैसे आप इन्हें खैरात की तरह देते हैं। मेरा सीधा आरोप है सर, आपसे मतलब मेरा कंपनियों का है। फिर आप कहते हैं कंपनी के नियम ऐसे हैं। कंपनी किसने बनाई भाई? सरकार ने बनाई ना कंपनी, कि ये गए थे साहू जी और इनके साथी की कंपनी बना दो, जो सरकारी विभाग है उसको तोड़कर। कंपनी बनाई ही इसीलिए थी कि शोषण का नया रास्ता खुले। पुरंदर मिश्रा जी आपके बड़े ऊर्जावान नेता हैं, वो कहते हैं कि इनकी सेवा शर्तें ही ऐसी हैं। ये जब इस नौकरी में आए थे, इनकी सेवा शर्तों में कंपनी ने लिखा था कि 6 साल में नियमित करेंगे, नहीं हुआ। इनकी कंपनी की सेवा शर्तों में लिखा गया था कि ये ग्राउंड वर्क करेंगे, जोखिम के काम नहीं करेंगे। वो नियम बदल दिए गए, नौकरी पर आने के बाद बदल दिए गए। आप बैठे हैं चुपचाप देख रहे हैं तमाशा। तो जब इनका शोषण करना है तो नियम बदल देंगे, जब इनका शोषण करना है तो नियम लागू नहीं करेंगे, और जब इनका शोषण करना है तो नियमों का हवाला दे देंगे। किस तरह से हो रहा है आपको मैं बता देता हूं, आप समझिए इनके साथ कितना गलत कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राजीव जी 5 बार बिजली के दाम बढ़े। कितनी बार? 2.5 साल में 5 बार लगभग, इफेक्टिव तौर पर सारे इधर उधर के मिला मुलू करके 5 बार मान लीजिए, 4 मान लीजिए, चलिए। डीए 2 बार बढ़ा दिया आपने। अब आप बताइए, जब विद्युत कर्मचारियों का डीए बढ़ रहा है, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, इन संविदा कर्मियों का पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा भाई? ये जान दे रहे हैं अपनी। बिजली कंपनियां कहती हैं हमें घाटा हो रहा है। घाटा हो रहा है तो उठा करके जो उनके ऊपर के अधिकारी उनको निकाल करके बाहर कीजिए, वहां पर रखिए ना संविदा कर्मी। आप बिजली कर्मचारी के हेड पर अगर वो घाटे में चला रहे हैं इतने सालों से, तो वहां पर संविदा नियुक्ति कर दीजिए कि जो आएगा, जो प्रॉफिट मिलाएगा उसको रखेंगे। आप नीचे से शोषण शुरू करवा देते हैं और उसके बाद वादा करके अभी आप कह रहे हैं हम ध्यान देंगे, सोचेंगे। गलत बात है राजीव जी। मुझे यह लगता है कि इस पर बीजेपी को जवाब देना चाहिए। क्या कहेंगे? अभिलाष जी, जो आपने कहा, और सबसे पहले मैं हरिचरण जी को बता दूं, मैंने ऐसे नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। जब सुप्रीम कोर्ट के पास सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने कहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था 238 प्रकार के कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा सकता। वो सरकार अपने राजकीय खातों को देखकर जो क्या स्थिति है, क्या उन्हें दिया जा सकता, आगे उनको पेंशन दिया, न्यू पेंशन दिया जा सकता है कि नहीं, उन्हें डीए दिया जा सकता है कि नहीं, ये सरकारों के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया था। तो उस समय आलोक पांडे जी थे, उन्होंने कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया कांग्रेस शासन के समय, हम नहीं दे सकते हैं, हम नियमितीकरण नहीं कर सकते, कांग्रेस के समय कहा गया था, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया था। 10 वर्ष की बात नहीं कही सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके स्टेट की वित्तीय पोषण को देखते हुए, आपके स्टेट की वित्तीय स्थिति क्या है उसको देखते आप करिए। सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन नहीं दे सकता कि नियमितीकरण किया जाए या नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल न्यूट्रल हो गया है। ये स्थिति थी, और हमारी सरकार ने इसके पहले शिक्षा कर्मियों का नियमितीकरण किया, अन्य जो शिक्षा से संबंधित है या चिकित्सा संबंधित जो नर्सें हैं उनका नियमितीकरण किया। इनका होगा, ये बिल्कुल संज्ञान में है। किसके संज्ञान में है? तो किसके संज्ञान में है? जरूर होगा। ओपी चौधरी दरवाजा बंद करके बैठे हैं, रमन सिंह जी को फुर्सत नहीं है, और विष्णु साय जी नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं, और इसीलिए कर्मचारियों का हमें जनादेश में मिला है। धोखा खा रहे कर्मचारी। नहीं, एक मिनट धनंजय जी, एक मिनट धनंजय जी, जरा भरोसा ले लेते हैं। धनंजय जी जरा भरोसा ले लेते हैं। राजीव जी, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है जो भी कर्मचारियों का
कर्मचारियों का कोई भी अगर मांग है जो उचित मांग है उसे भाजपा की सरकार पूरी करने के लिए कटिबद्ध है। लेकिन मैं इस मंच से इस बहस में ऐसा बिल्कुल मैं योग्य नहीं हूं कि मैं कह दूं कि कल आप नियमितीकरण हो जाएगा। बिल्कुल मैं कहने के लिए इसका अधिकारी नहीं हूं। लेकिन जो हमारी सरकार का रिकॉर्ड है पिछले डॉक्टर रमन सिंह के समय और आज ठीक हम हर काम कर्मचारियों की मांगों को पूरी करते हैं और अगर बिल्कुल उचित रहा तो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए अनिल द्विवेदी जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल एक मिनट बस धनंजय जी समय खत्म हो रहा है। ना धनंजय जी ठीक है, समय खत्म हो रहा है। मुझे अनिल जी के पास आने दीजिए फाइनल कमेंट के लिए सर। ठीक है, आपकी आपत्ति ठीक है, लेकिन मुझे आने दीजिए अनिल द्विवेदी जी के पास। अनिल द्विवेदी जी, बहुत सारे अगर मगर किंतु परंतु लगे हुए हैं और वही बात लग रही है मुझे जो आपने कही कि अभी तो चुनाव तो आए जरा, फिर कुछ होगा अगर देखा जाएगा उसमें जिसकी लॉटरी लगेगी। अब लेकिन ये बेचारे बेचैन हैं क्योंकि ये बहुत लंबा इंतजार कर रहे हैं। 10-10 साल हो गए हैं। ये साहू जी बैठे हैं, इनके 450 साथी हैं, इनको 10 साल हो गए हैं सर। 6 साल का तो कंपनी का नियम है, सरकार कुछ ना करे कंपनी से तो पूछ ले एक लेटर नोटिस जारी करके कि 6 साल में कितनों को किया आपने। सरकार वो भी नहीं करना चाह रही, प्रशासन वो भी नहीं करना चाह रहा। तो प्रशासन को यहां पर श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, नियमों की अवहेलना हो रही है, उस पर तो ध्यान दे ही सकते हैं। उसमें तो सरकार को कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, ये तो लॉ बाइंडिंग अथॉरिटी को खुद ही कर लेना चाहिए। बिल्कुल अभिलाष जी, आपने बहुत सही बात उठाई है और इसी के साथ मैं आगे जोड़ना चाहूंगा कि देखिए भाजपा सरकार बनी ही इसलिए थी कि उसने संविलियनकरण और नियमितीकरण का एक वादा किया था। अब उसमें हजारों कर्मचारी हैं, 10,000 से ज्यादा है मुझे लग रहा है वो कर्मचारी। अब करना पड़ेगा तो आपको सारे विभाग का करना पड़ेगा, जिसमें सीएससीबी भी हो सकती है और उसकी कंपनियां भी होंगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये वादे तो पूरे करने, क्योंकि कर्मचारी एकता एक बहुत बड़ी ताकत है प्रदेश में। एक कर्मचारी के पीछे 4 वोट कम से कम होते हैं, तो ये लाखों वोटों का सवाल है और उनके जीवन का और नियमित दैनिक दिनचर्या का भी सवाल है। तो सरकार मुझे लग रहा है इसे गंभीरता से लेगी। इतना बड़ा वादा की है तो जरूर उसे पूरा करने की। थोड़ा समय जरूर लग सकता है, सारे विभागों से जानकारियां दुरुस्त की जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए पहल अभी से करना होगा। अब यदि बिजली कर्मचारी के बंधु यदि आज आंदोलन कर रहे हैं तो एक आश्वासन तो सरकार उनको दे ही सकती है। वो भी समझते हैं कि भाई टाइम तो लगता है किसी चीज के लिए, लेकिन आधा 6 महीने 1 साल जो भी समय लगे उसका एक वादा, प्रॉमिस, आश्वासन सरकार दे सकती है। और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे आंदोलन और तीव्र होगा सरकार ऐसे किसी जरूर मसले पर और सलाह पर जरूर पहुंचेगी। तो ये कर्मचारियों के हित का सवाल है, मानवीय दृष्टिकोण का सवाल है। मुझे लग रहा है कि इस पर अब सरकार को जल्दी ही फैसले करना चाहिए ताकि चुनाव में उससे समस्या ना हो और जो कर्मचारी हैं, जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं समय पर न्याय मिल सके। जी क्या तो कुल मिलाकर के देखिए साहू जी, आपके साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे। राजीव चक्रवर्ती जी बहुत संवेदनशील नेता हैं और उम्मीद करते हैं कि वो भी आपकी बात वहां तक पहुंचाएंगे। आप लोगों को संघर्ष करना होगा भाई, क्या करें, जिस दौर में हम आए हैं उस दौर में संघर्ष के बिना कुछ नहीं हासिल होता। उस वादे पर आप जी रहे हैं, कुछ दिन और जी लीजिए। पूछता हूं सर, हमारे जी ना, आप समय खत्म हो गया। मेरी आवाज आ रही है सर? साहू जी समय खत्म हो गया, बहुत ओवरशूट हो गया। राजीव सर से ना पूछना चाहता हूं ना, अब नहीं है सर, सब मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आपकी बात दोबारा रखेंगे। एक ही चीज पूछना चाहता हूं सर, अलाउ नहीं है बिल्कुल बहुत ओवर। मैं हमेशा आप लोगों के साथ भावनाओं में बह करके टाइम निकाल लेता है। 235 विभाग है, हमारी जो विभाग है सर, हम लोग जो कार्य प्रकृति करते हैं ना वो आप बात कर चुके हैं, जान जोखिम में वो सब बातें बोल चुके हैं, रिपीटेशन हो रहा है। चलिए ठीक है हरिचरण साहू जी ठीक है, आपको दोबारा हम आपके मुद्दे को फिर उठाएंगे। न्यूज़ 24 हमेशा कर्मचारियों के साथ खड़ा रहा है, उस वक्त भी था जब बीजेपी विपक्ष में थी, तब भी हम आपके साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं, अगले चुनाव से पहले फिर खड़े होंगे। जितनी बार आप आंदोलन प्रदर्शन करेंगे, कोई और हो ना हो साथ, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आपकी मांगे जायज हैं, उम्मीद करेंगे कि बीजेपी ने जो वादा किया वो पूरा किया जाएगा। विपक्ष भी दबाव बनाएगा और हमारे साथ सहयोग देते हैं अनिल द्विवेदी जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी बहुत शुक्रिया कि इस लड़ाई में हमें अकेला नहीं छोड़ते, हमारे साथ वो भी खड़े रहते हैं। सब मिलकर के समाज में कुछ अच्छा हो जाए, इसी की हम कोशिश कर रहे हैं, इसी की हम उम्मीद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हरिचरण साहू जी, राजीव चक्रवर्ती जी, धनंजय ठाकुर साहब और अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया।